पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहा, अब उनके तमाम जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको अलहदा निशान दे दिए गए हैं। किसी के हिस्से में बैंगन का निशान है, किसी के हिस्से में बोतल आई है, किसी के हिस्से में कोई लैंप आया है, किसी के हिस्से में कोई प्याला आया है। सो जितने भी हलके हैं वहां पर जो सूबाई असेंबली की सीट है उसका अलहदा निशान होगा, जो कौमी असेंबली की नशिस्त है उसके कैंडिडेट का एक अलहदा निशान होगा। फ्लड गेट्स खुल गए हैं जी। इसके बाद इलेक्शन के बाद का जो मरहला है वो एक और सियासत होगी, क्योंकि जब ये आजाद उम्मीदवार अगर इस पूरे निजाम के साथ लड़ते लड़ते जीत भी जाते हैं इस वक्त, तो उसके बाद एक और इम्तिहान उनके सामने होगा कि हुकूमत बनानी है। PMLN पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि जी इसमें अपना हिस्सा डाले, IPP भी ख्वाहां है कि ये आज़ाद उम्मीदवार शायद उनके हाथ में आए। ये बात यहां से शुरू हुई कि जब ये पूरा फैसला आया तो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात का और PTI के बाकी लोगों ने इस बात का इजहार किया कि उनको खदशा है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खुल जाएंगे और एक कानूनी तौर पे उनको इस पूरे मामले को देखना होगा। PTI ने सबसे पहले खुद इस हवाले से जो फ्लैग रेज किया, जरा वो सुनिए। फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट आजाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी। हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क में एक बड़ा फेवरेट पास टाइम रहा हुआ है। हमारी हुकूमत को उठाया गया था, आपको पता है कि वो मंडी लगी थी, सिंध हाउस में लगी। हम इसीलिए जो है हम तमाम एक रिव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे। अब इस फैसले के बाद ही कल फैसला हुआ है, एक एक कैंडिडेट को हम दोबारा एसरटेन करेंगे और देखेंगे कि उसकी कमिटमेंट, लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द पार्टी जो है वो कितनी है। खान साहब ने 2 इंग्रेडिएंट्स बताए थे सिलेक्शन प्रोसेस में। एक, नंबर 1 पर्सनल इंटेग्रिटी और नंबर 2 लॉयल्टी टू द पार्टी एंड ऑफ कोर्स टू द कंट्री। सो अब इसके अंदर कौन कौन कंटेंडर है इन PTI के आजाद निशानों के ऊपर जीत के आने वाले कैंडिडेट्स का। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक पॉलिसी डिसीजन है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर और मोस्ट प्रॉब्ली शायद KP के अंदर भी जो ये आजाद उम्मीदवारान होंगे उनको हासिल करने की कोशिश करेगी, उनको ऑफर करेगी और ये चाहेगी कि उनकी मदद से हुकूमत बनाने की किसी पोजीशन में आ जाए। ये पता नहीं ये विफाक में भी कोशिश करें या ना करें, पर सूबों के अंदर तो खैर भरपूर तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या कहा था, जरा सुनिए। जो इस दफा इलेक्शंस मुल्क भर में हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफी बड़ा तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट्स जो कि PTI के सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर काफी इंडिपेंडेंट्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, आजाद उम्मीदवारों से आपकी कोई बातचीत बिल्कुल बहुत से आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आजाद उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। ऐसा ही दावा IPP भी करती है। चूंकि ये फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वो इलेक्शन जीत के आएंगे जिनकी पहले ही ये बात में एग्रीमेंट है कि वो जीतने के बाद IPP को ज्वाइन करेंगे। सो IPP बड़ी कंफर्टेबल है और बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये तमाम लोग तो IPP के अंदर जाने वाले हैं। चौहान साहब ने क्या कहा, सुनिए। PTI का जो भी आजाद हैसियत से बंदा अगर सपोज जीतेगा 15-20 सूबाई के अंदर, कोई 15-20 कौमी के अंदर, वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि भाईजान जीतने के बाद मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं आपका हूं। और फिर अगली भी ब्रेकिंग सुन लें। हाँ, ये जितने आजाद जीतेंगे इस दफा के इलेक्शन के अंदर 33% के राउंड अबाउट आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। अब वो जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ना, हाँ, पंजाब और वफाक के अंदर, हाँ, उनकी कम से कम 80% के करीब तादाद, सपोज अगर 70-75 जीतते हैं आजाद, उसमें से 30 से 40 के करीब IPP में शामिल होंगे, पंजाब के अंदर भी वफाक के अंदर भी इंशाल्लाह। तो पंजाब और विफाक के अंदर वो कह रहे हैं कि IPP के अंदर लोग शामिल होंगे। इसी पूरे फॉर्मूले को अगर हम रेप्लिकेट करें तो खैबर पख्तूनख्वा फिर पीछे क्यों रहे? परवेज खटक साहब के भी ऐसे ही दावे हैं। उनका भी ये ख्याल है कि जो आजाद लोग वहां पर आएंगे होंगे वो PTI के नॉमिनेटेड, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको जो अपने तरफ माइल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और KP के अंदर जो पंजाब के अंदर बाकी जमातें मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हैं या विफाक के अंदर, वो KP के अंदर परवेज खटक साहब करेंगे। ये उन्होंने कहा, सुनिए। थोड़ा इंतज़ार करें, अभी तो कागजात जमा हुए हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है और मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं और बहुत इलेक्टेबल्स हैं, चूँकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा कि हम अपना इलेक्शन
آزاد لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں. انشاءاللہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. جی ایک وش لسٹ تو ہے ان تینوں جماعتوں کی، لیکن قانونی طور پہ سارا معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ قانونی طور پہ وکلا سمجھتے ہیں کہ چونکہ پارٹی نے نومینیٹ کیا ہوگا ان لوگوں کو، جو آئین کی شک 63(2)A ہے اس کے تحت بعد میں وہ کلیم کر سکتے ہیں اور یہ لوگ نااہل ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. پارٹی ڈسپلن کے وہ پابند ہوں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی لیگل اس پر آئی ہے، سنیے. یہ قانونی بات ہے نا، اگر تو میں نے ٹکٹ فائل کر دیا ہے RO کے پاس اور میں نے اپنے نامینیشن فارم میں لکھ دیا ہے کہ میں PTI کا امیدوار ہوں، تو پھر سمبل خواہ کچھ بھی ہو، منتخب ہونے کی صورت میں PTI ہی کا ممبر رہوں گا اور اس کے ڈسپلن کا پابند رہوں گا. سمبل کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کا رکن ہونے یا پارٹی کا امیدوار ہونے سے، اس کا تعلق ہے ٹکٹ سے. یہ دو مختلف باتیں ہیں جن کو غلط العام میں گڈمٹ کر دیا جاتا ہے. مخصوص نشستوں پہ تو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے پھر یہی صورتحال ہے کہ اگر تو PTI کا وہ منتخب نمائندہ ہے، اس نے ٹکٹ PTI کا جمع کرایا ہے، تو پھر PTI بطور جماعت تقاضا کر سکتی ہے کہ جتنی نشستیں انہوں نے عام انتخابات میں جیتی ہیں اسی تناسب سے ان کو ریزرو سیٹیں بھی دی جائیں. لیکن قانونی طور پہ معاملہ جہاں بھی کھڑے ہو، اس وقت میں دیکھا ہے کہ سیاست ہمیشہ جیت جاتی ہے، قانون کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے تمام جو عام فیصلے اس ملک میں 75 سال سے ہوتے آئے ہیں اس میں قانون سے زیادہ سیاسی مصلحتوں کو خیال رکھا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ سیاست حاوی آتی ہے یا قانون حاوی آتا ہے. لیکن کیا پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹس بنائی جائیں گی، یا جو لوگ مائنورٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جو میجورٹی پارٹی ہے وہ دیکھتی رہ جاتی ہے؟ نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے. ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ PMLQ سے پرویز الہی صاحب CM پنجاب بنے، جبکہ پوری پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی CM کا کینڈیڈیٹ نہیں بنا تھا اور ایک چھوٹی سی پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کی CM شپ لے گئی تھی. لیکن اس کے علاوہ ماضی میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. منظور وٹو صاحب کا جو وزیر اعلیٰ بننے کا سفر تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. تھوڑی سی آپ کی میموری ہم ریوائیو کراتے ہیں. منظور وٹو صاحب 1993 سے 96 تک پنجاب کے 11ویں وزیر اعلیٰ رہے. منظور وٹو مسلم لیگ جنیجوں کے 17 MPAs یعنی صرف 17 MPAs کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اتحادی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے. 93 کے انتخابات میں نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کی کل 248 نشستوں میں سے 103 نشستیں حاصل کی تھی. منظور وٹو پیپلز پارٹی کے 95، مسلم لیگ جنیجوں کے 17 اور کچھ آزاد MPAs کی حمایت سے سادہ اکثریت سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے. تو یہ کرشمہ جو ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہتے ہیں. سینٹ کے اندر، صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر مائنورٹی کی مدد سے اتحاد بنا کے وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بھی الیکٹ ہوتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو کوئی انہونی نہیں ہوگی جو 3 پارٹیاں کلیم کر رہی ہیں.